हमारे देश में ये डराने वाला आंकड़ा 2,47,000 को पार कर चुका है और यह आंकड़ा इसलिए डराता है क्योंकि 26 मई के बाद देश में नए मामले 2 लाख के पार पहुंच चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों का कारण नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी है। ओमिक्रॉन को लेकर यह माना जा रहा है कि इसके लक्षण बहुत हल्के हैं और संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ रही। सरकारें भी इस बात का दावा कर रही हैं कि नए मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं उस तेजी से अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या नहीं बढ़ रही। हालांकि आंकड़े कुछ और ही बयां करते हैं, यानी कि आंकड़े अभी जो कह रहे हैं उससे कहीं ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। दिल्ली मुंबई ही नहीं बल्कि कई राज्यों में अब अस्पतालों में भीड़ बढ़ने लगी है। दिल्ली की ही बात करें तो यहां 2,264 कोरोना के मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। एक दिन पहले 2,161 मरीज भर्ती थे। इससे पहले एक हफ्ते पहले यानी कि 5 जनवरी को सिर्फ 708 मरीज भर्ती थे। मुंबई में भर्ती होने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। 5 जनवरी को 5,104 मरीज अस्पताल में मुंबई में भर्ती थे। 12 जनवरी को यह संख्या 6,946 तक पहुंच चुकी है। तो मुंबई में कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या कम हो रही है। दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल तीसरा ऐसा राज्य हमारे देश का जहां कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में 12 जनवरी तक 3,527 कोरोना के मरीज थे जो भर्ती थे, जबकि 5 जनवरी को 2,228 और एक ही हफ्ते में ये 58% बढ़ गया है। यह आंकड़ा 12 जनवरी को 7,356 और आप अंदाजा लगा लीजिए यहां पर ये स्थिति है। डॉक्टर मलिक, ये जो हमने 3 राज्य महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के आंकड़े अभी आपके सामने रखे हैं, ये किस तरफ इशारा करते हैं सर? डेफिनेटली ये इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आंकड़े जो है बढ़ रहे हैं और इनमें भी आंकड़ों में मेन रीजन यह है कि मेट्रोस के अंदर जो है वो आंकड़े बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, मेट्रोस के अंदर जो है आंकड़े बहुत ज्यादा हैं। उसकी 2 वजह है, क्योंकि यहाँ पर ओवर क्राउडिंग भी है और यहाँ पर हसल बसल भी ज्यादा है और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर टेस्टिंग भी थोड़ी ज्यादा है, तो शायद डिटेक्शन रेट भी थोड़ा ज्यादा है। सही जी, मैं एक मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट आपके थ्रू देना चाहूंगा कि जिसकी भी जो भी वैक्सीनेशन ड्यू है, अभी हाल में न्यूयॉर्क की एक स्टडी आई है जो उन्होंने मई से स्टडी करनी शुरू की थी और उन्होंने अब उसके रिजल्ट निकाले हैं कि जो लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं उनका हॉस्पिटलाइजेशन रेट जो है 90 से लेकर 95% कम है एज कंपेयर टू द अनवैक्सीनेटेड। इट स्पीक्स वॉल्यूम्स। ये बहुत बड़ी बात हमारे को बताता है कि अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं तो हॉस्पिटल में जो आपकी एडमिशन है वो एज कंपेयर टू अनवैक्सीनेटेड उसके चांसेस बहुत 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 कम है। आज भी हमारे देश में 60 साल से ऊपर ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने पहली डोज भी नहीं लगा रखी, वो तुरंत अपनी पहली डोज लगाएं। अगर कोरोना दस्तक देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी डोज के लिए भी 35% के करीब अभी भी व्यक्ति है जिन्होंने अपना कंप्लीट कोर्स नहीं लिया। जब तक आप कंप्लीट कोर्स नहीं लेते, आपके ऊपर पूरा कवच या रक्षा कवच नहीं है, आप अपनी सेकंड डोज भी लीजिए। बच्चों की वैक्सीनेशन बहुत अच्छे से हो रही है। मैं सोचता हूं और स्पीड से हो, जिसमें कि 12 से 15 साल के बच्चों को भी अब हम वैक्सीनेट करना शुरू करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बूस्टर डोज जो मोर देन 60 इयर्स के लग रही है और जो हेल्थ केयर वर्कर्स को लग रही है, उसकी स्पीड भी फास्ट होनी चाहिए ताकि हम तुरंत जो है दूसरे एज ग्रुप में भी आए या 60 इयर्स प्लस जो बिना कोमॉर्बिड वाले हैं उनको भी वैक्सीनेशन देना शुरू करें। अगर हम ये सब चीजें, आपको ये बता दूं, यूके के अंदर 40% पॉपुलेशन को बूस्टर लग गया है, यूएसए के अंदर 20% पॉपुलेशन को बूस्टर लग गया है, तब भी वहां पर हालात देखिए क्या है। तो मैं समझता हूं कि बूस्टर और जो वैक्सीनेशन है वो हमारे को बहुत अच्छे से लगा लेनी चाहिए ताकि हमारी प्रोटेक्शन पूरी रहे और उसमें और कुछ नहीं तो हमारी हॉस्पिटलाइजेशन, सीरियस होना और मृत्यु का जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर होता है। सर, ये बहुत महत्वपूर्ण आपकी एडवाइस थी, आपकी सलाह थी और ये हमें काफ़ी हेल्प करेगी। लेकिन एक और एटीट्यूड हम चाहते हैं कि डॉक्टर मलिक आप इस पर भी प्लीज़ अपनी राय रखिए। जो कैजुअल एटीट्यूड हमारा हो गया है कि ये सीवियर नहीं है, इसमें रिस्क बहुत कम है, सर्दी जुकाम हो जाएगा, हल्का सा बुखार आ जाएगा, हम घर में ठीक हो जाएंगे, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए क्या मतलब घर में बैठने का। बाहर निकलते हैं, मार्केट जाते हैं, खाते पीते हैं, जो मर्जी करना करते हैं। ये एटीट्यूड कितना खतरनाक है सर? ये एटीट्यूड सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मैं डराना नहीं चाहता, लेकिन मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर मलिक नहीं कह रहे, WHO कह रहा है कि किसी भी वेरिएंट को आप माइल्ड रह के उसको दरकिनार नहीं कर सकते, आपको प्रिकॉशन लेनी बड़ी जरूरी है। आप बाहर तभी निकले, मैं तो ये कहूंगा कि आप बीस्ट मोड में आ जाएं। जो जानवर भी जो है वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं जब बाहर का एटमॉस्फेयर बहुत गर्म हो या जीवन के लायक ना हो। तो
मैं सोचता हूं कि आप बाहर तभी निकले जब आपको जीविका कमानी है और जब आप किसी बहुत असेंशियल कार्य के लिए निकलते हैं। अदरवाइज आप अपने घर में रहिए, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए, वेल वेंटिलेटेड रूम्स में रखिए और अपनी पूरी प्रिकॉशन लीजिए वैक्सीनेशन लगा के। समय के साथ में ये टल जाएगा। ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर लोगों की जानों की आज भी सही जी, ये देखिए आज भी सर 380 लोगों की मौत हुई है हमारे देश में। 380 लोग अगर आप खड़े कर दे, कितना बड़ा हजूम होता है। 24 घंटे में उनकी भी मौत हुई है। एक भी मौत क्यों हो, एक भी फैमिली जो है वो ग्रीव क्यों करे। तो मैं ये समझता हूं कि अब इसको लाइटली लेने का कोई समय नहीं है। मैं तो बल्कि इतना भी कहना चाहूंगा, जो भी व्यक्ति इसमें केयरलेसनेस कर रहा है उसकी आप नेमिंग शेमिंग कीजिए, उसको हाथ पैर जोड़ के समझाइए और उसको जो है एक्सपोज कीजिए, क्योंकि वो केवल आपके साथ अपने साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा, आपकी सेहत के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है, आपके बच्चों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। बच्चे अभी वैक्सीनेशन हुए कहाँ हैं? अगर आप घर जाएंगे तो उनको भी वैक्सीनेट करेंगे, बाहर पार्टी अटेंड करके आएंगे, घर जाएंगे उनको भी वैक्सीनेट करेंगे, तो मैं उनको भी इन्फेक्ट करेंगे। तो मैं समझता हूं कि समझदारी बड़ी जरूरी है। हेल्थ की जिम्मेदारी अपने हाथ में रखें और जब ये बीमारी आती है, जब आप ऑक्सीजन पे जाते हैं, डराने की बात नहीं है, लेकिन तब उस वक्त हम लोगों को लगता है, क्योंकि मैं खुद इस बीमारी से ग्रसित हूं और मुझे भी ऑक्सीजन चली थी, तब आदमी इंसान इस चीज को सोचता है कि नहीं, प्रिकॉशंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, कार्यक्रम हम खत्म करें उस तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे मौके पर जब मान लीजिए बहुत तेजी से कोरोना फैल रहा है, हमें कोरोना हो जाता है, हम घर में इलाज करवा रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी को किस तरह से बनाए रखें, खान पान का क्या ध्यान रखें? बहुत अच्छा सवाल सही जी आपने बताया। अभी तक हमने सारी यही बातें की है, प्रिवेंशन कैसे करें। खुदा नहीं खास्ता अगर सारी प्रिवेंशन के बाद भी हमारे को कोरोना हो जाता है, तो सबसे पहली एडवाइस तो उन सब लोगों से मेरी ये है जो भी हाई रिस्क या कोमॉर्बिड कंडीशन वाले हैं, चाहे उनको शुगर है, चाहे उनको ब्लड प्रेशर है, चाहे हार्ट की बीमारी है, अस्थमा है, जो भी है, वो अपनी बीमारी को कंट्रोल में रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, अपने वजन को कंट्रोल में रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका बीएमआई कंट्रोल में नहीं है, आप हाई रिस्क में आते हैं। उसके बाद में आप अपने पूरे खान पान का ध्यान रखें, जिसमें बहुत ज्यादा सेवन आप करें सब्जियों का, फलों का, सैलेड्स का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दो बताना चाहूंगा, नियमित रूप से व्यायाम करें, स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दें, और अगर कोई अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं वो बंद कर दें या उसको कम से कम कर दें। अपने शरीर को परिपक्व परिपूर्ण रखें। वी आर द लास्ट लाइन ऑफ अवर ओन डिफेंस। हमारा शरीर जो है वही हमारा जो है लास्ट डिफेंस रहेगा। और अपने आप को सकारात्मक रखना बड़ा जरूरी है और एक अपना हेल्थ चार्टर बनाना बड़ा जरूरी है। क्या मैं मास्क पहनता हूं कि नहीं, क्या मैंने वैक्सीनेशन ले ली कि नहीं, क्या मेरा कमरा वेल वेंटिलेटेड है कि नहीं। अपनी हेल्थ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। और इसमें बच्चे बड़ी हेल्प करते हैं, बच्चों को हेल्थ इंस्पेक्टर, मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बच्चों को घर का हेल्थ इंस्पेक्टर बना देता हूँ। वो एक एक चीज का ध्यान रखते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।